बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं। दोनों सूरतों में अगर नहीं भी किया तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मे यू गेट वेल एंड मे यू बी वेल द होल डे। आपका बहुत अच्छे से ये दिन गुजरे और अच्छे से आप इस दिन को गुजारें, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। यकीनन होगा चूँकि मौसम अच्छा है, बारिश का हल्का फुल्का सा स्पेल। कल रात को जब मैंने फोरकास्ट देखी थी तो 40% इन लाहौर, तो मुझे यकीन नहीं था बिकॉज गूगल पे आई डोंट, गूगल और हिना दोनों जो है ना अक्सर ऐसी खबरें देते हैं जिसके बाद बारिश होती नहीं है। लेकिन अब हिना का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर हो रहा है। आज थोड़ी बारिश हो रही है तो वो 40% वाला फिनोमेनन दुरुस्त हुआ है। दुरुस्त हुआ है। थोड़ा आप निकल रही हैं उस डार्क जोन से। शुक्र है फाइनली, क्योंकि मैंने पहले जब भी प्रेडिक्ट किया गलत ही हुआ, इसलिए मैंने अब छोड़ दिया ज़्यादा बात करनी। खैर, मॉनसून का जो नया सिस्टम है जनाब दाखिल हो चुका है। चौथा स्पेल है जो स्टार्ट हुआ है और मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। लाहौर की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई और अभी भी बूंदाबांदी जारी है। और जनाब जो हब्स की सिचुएशन थी उससे ज़रा निजात मिल गई है, मौसम अच्छा हो गया है। हाँ, थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि हवा चल रही है। अगर बारिश हो और हवा ना चले तो फिर वही वाला जो मौसम है ना वो वैसा ही हो जाता है हब्स वाला। और गुजरांवाला, डस्का, जेहलम, जड़ांवाला, ननकाना और मज़ाफात में भी जनाब बादल बरसे हैं और वही वाला मसला है, पुराना इलाके हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश वहाँ पर हुई और बारिश के बाइस मुख्तलिफ फीडर स्ट्रिप कर गई। ये भी अलमी है, ये भी अलमी है माशाल्लाह। हमें फिक्र पड़ जाती है, पूरी दुनिया में होता है लेकिन बहुत तूफानी बारिशों के बाद होता है। हमारे यहाँ छोटी सी बारिश भी तूफानी बन जाती है। खैर, सिंध समेत आज मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के जो इलाके हैं, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिंध के यहाँ पे बारिश का इम्कान है और उम्मीद है कि यहाँ भी मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इन बारिशों का ये होता है कि जब तक होती हैं या जिस दिन होती हैं उस दिन मौसम अच्छा होता है, नेक्स्ट डे द सेम। लेकिन अब वक्त के साथ साथ कल हमने बताया था कि ये जो टेम्परेचर है ये कम होता जाएगा, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो हब्स का जोन है, ह्यूमिडिटी जोन है, इससे हम निकलते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब एक ही महाज है, एक ही अपडेट है, वो सियासी तौर पे। लेकिन हम आज बिल्कुल शुरू में सियासी बात नहीं करेंगे बड़ी खबर में। आज हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर और डिफेंस मैटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन है हमारे पास बड़ी खबर में, इसी पे बात करते हैं। जनाब सबसे पहले आज बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाली DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक जो क़यासराइयाँ थी उस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों और जराइम पेशा जो माफिया है उसका ताल्लुक़ ख़त्म करना है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत मुहिम है। इस्तेहकाम के ऊपर जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। अब वो जब इजलास होता है तो उसके बाद उसका एक अलामिया जारी होता है। इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे जिसमें कंसेंसस होगा। फोरम ने रीट्रेट किया दैट द फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज पाकिस्तान्स वॉर and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. That is why कि अज़्म इस्तेहकाम that campaign जो मैंने कहा कि ये हमागीर मरबूत एक कैंपेन है काउंटर टेररिज्म, और ये सिर्फ दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेगी नहीं। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ये पूरी सोसाइटी को और मुल्क को ऊपर उठाएगी। पिछले दिनों में कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज का भी मामला आया था, इस हवाले से भी DGISPR से बात की गई तो उन्होंने कहा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, NCP व्हीकल्स, करोड़ों का अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका। जब एक मुल्क में कुछ जिलों में कुछ जगहों में ये नॉर्मल हो कि गाड़ी बगैर कागज के चल सकती है, उसका कोई पता नहीं नंबर आगे क्या लगा हुआ है, उसमें चेसी नंबर क्या चीज है, बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, अगर आप उसको बर्दाश्त करेंगे तो उसके अंदर फिर दहशतगर्द भी ऑपरेट करेंगे। और 9 मई के वाक़े पर भी बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई वाक़ा हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फ़ौज ने गोली क्यों मारी। देखिए 9 मई के बाद जब 9 मई का वाकया हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया या नहीं चलाया गया। कानूनी निज़ाम है जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी।
जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है वो इतना आम हो गया है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कुछ जिसका दो जिल चाहता है वो कह देता है फॉर इज वेरी नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोक। 9 मई करने वाले सहूलतकार मनसूबा साजों को ढील देंगे तो मुल्क में फस्तायत ही फैलेगी। डिजिटल दहशतगर्द किस तरह असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। DGISPR ने बन्नू वाक़े पर भी बात करते हुए कहा कि बन्नू हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी भी शहीद हुए। बन्नू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। हुजूम में कुछ मुसल्लह लोग शामिल थे और वहां राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की और बन्नू वाक़े पर फौज का रिस्पॉन्स SOP और ऑर्डर के मुताबिक ही था। दूसरी जानिब ये जो बन्नू वाक़या, इससे मुतालिक तश्कील करदा जिरगा अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालबात भी पेश किए हैं और ज़राए अब ये भी कहते हैं कि वज़ीर आला KP जो है उनका 2 रोज़ में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया उन्होंने दिया और मुतालबात जो है एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान पेश की गए मुतालबात में जो ऑपरेशन में इस्तेहकाम है, इसकी मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा भी शामिल था। सो इस पर अपने बात करनी है, एक एक्सक्लूसिव हमने कहा इस पर अब चैट कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप इनको जानते हैं, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, ऑफ एंड ऑन हमारे शोज़ में भी आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ज़रा उनसे इस सारी सूरत हाल पे तबसरा लेते हैं कि वो इसको किस निगाह से देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस आम मसले पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस आपसे जानना चाहता हूँ। व्हेन पाकिस्तान आर्मी इज़ क्लियरिंग इट्स पोजीशन, मुख्तलिफ जो अहम वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर, और फिर दूसरी जानिब ज़ाहिर बात है एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर ये टैग है कि उसने इंतशार फैलाया और 9 मई, और वो उससे पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। अभी तक कोई बाज़ाब्ता उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया उन वाक़यात को लेकर, बल्कि वो पार्टी ये कहती है कि हम पे ये वाक़यात इम्पोज किए गए हैं, दे आर नॉट हाउ दे आर बीइंग रिपोर्टेड। क्या टेक है आपका इस पर? बहुत शुक्रिया जी, अहम मौजूद के बारे में बात करेंगे, आपने मदू किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है गैर मामूली है, क्योंकि जो मौजूदा DGISPR हैं आप जानते हैं कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते रहे हैं, लेकिन जब कोई बहुत अहम डेवलपमेंट होती है तो वो अपना मौके पाक अफवाज की जानिब से दुनिया और मीडिया के सामने रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसका बुनियादी मकसद जो था वो पाक फौज की क़यादत, अफसरान और रैंक एंड फाइल में जो बढ़ती हुई तशवीश है उसकी तर्जुमानी और इजहार था कि एक जानिब तो पाक फौज और हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो रोज़ाना की सतह पे बहुत सैकड़ों जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो कुर्बानियाँ जो हैं वो काफ़ी नहीं होंगी अगर वो बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर दहशतगर्दी कदम जमाती है या पनपती है उनका सद्देबाब नहीं किया जाएगा। और वो जो वजूहात हैं बदकिस्मती से वो ज़्यादातर सिविलियन डोमेन में हैं, जिनमें से 4 की मैं बुनियादी तौर पे आपके सामने निशानदेही कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो आइडियोलॉजिकल है, यानी कि जो नज़रियाती तौर पे इस्लाम को मस्त करके जो पुरअमन मुसलमान बहन भाई हैं उनके ऊपर माह मुहर्रम जैसे मुकद्दस महीने में हमलावर होते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात वाज़े करना मैं समझता हूँ तमाम मकातब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा हैं उनकी जिम्मेदारी है, ताकि नज़रियाती एतबार से इस इस्लाम को मस्त करने की कोशिश को नाकाम बनाया जाए। दूसरा पहलू जो है वो सियासी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो मरकज में हो, सूबों में हो, उनकी ये कौमी सलामती के हवाले से जिम्मेदारी है कि वो कौमी सलामती के मामलात पर सियासत ना करें और फौज और इंटेलिजेंस इदारों के साथ खड़ी रहें और किसी किस्म की अवाम के दरमियान खलीज या कोई कंफ्यूजन पैदा ना होने दे। तीसरा पहलू जो है वो माशी है, जिसका आपने भी हवाला दिया कि जो माशी मावनत है इन दहशतगर्द तंजीमों को वो ब्लैक इकोनॉमी से होती है, स्मगलिंग के जरिए होती है, मुनशियात फरोशों के जरिए होती है और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से होती है। तो ये मामला जो है वो भी सिविलियन इदारों ने इसका सद्देबाब करना है। और जो चौथा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि किसी भी मुस्तहकम रियासत में जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के खिलाफ वो जुडिशरी होती है कि अगर
कानून अपना रोल प्ले करे और तमाम जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है दहशतगर्दी के हवाले से, उनको करार वाकई सजा मिले बर वक्त अंदाज में, ट्रांसपेरेंट अंदाज में। तो न सिर्फ हमारी अफवाज, हमारी अवाम, बल्कि बैनुल अक़वामी बरादरी का भी एतमाद हमारी जुडिशरी पर बहाल हो सकता है। और आखिरी डोमेन जो है वो इंफॉर्मेशन है, जो कि जिसका उन्होंने हवाला डिजिटल टेररिज्म के हवाले से दिया कि जनाब मीडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल सही, दुरुस्त और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अवाम तक पहुंचनी चाहिए। और जो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अवाम में बेयकीनी या नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही है। तो सर इसके साथ साथ उन्होंने एक्सक्यूज मी जिक्र किया कि फेक न्यूज़ जो है वो बड़े अरसे से ख़ास तौर पे पाक फौज के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तौर पर इस लिया जा रहा है। तो किस हद तक नुकसानदेह है फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के थ्रू जो फैल रही है, और कितना ज़रूरी है इसको बर वक्त रोकना? कि मैं समझता हूँ कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है 21वीं सदी की दुनिया में, इसलिए कि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है कौमी सलामती से है। दुनिया की जितनी भी जदीद, आज़ाद, खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर सोशल मीडिया, इंटरनेट को मैनेज करने के एक बाज़ाब्ता पूरा सिस्टम, प्रोटोकॉल, निज़ाम और इदारे मौजूद हैं। ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो बुनियादी आज़ादियाँ हैं इज़हार राय की, उसको सल्व किया जा रहा है, बल्कि अगर आप आर्टिकल 18 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको गौर से पढ़ें तो वो अनकंडीशनल आज़ादी नहीं देता, बल्कि वो इज़हार राय की आज़ादी इस जिम्मेदारी के साथ देता है कि जनाब आप इस्लाम, खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती, माशरती रवायात को मद्देनजर रख के अपने इज़हार राय के हक को जिम्मेदाराना अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसी हक को रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने, रियासत के खिलाफ नफरत उभारने, रियासत के खिलाफ जो अवाम के दिलों में शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो यकीनी तौर पे कोई भी जिम्मेदार रियासत इसकी इजाजत नहीं दे सकती। तो मैं समझता हूँ अवाम के अंदर एक तासुर ये भी है कि रियासत महज चंद इदारे नहीं है, रियासत वो सियासी जमातें भी हैं जिनके साथ अवाम की वाबस्तगी है। अवाम के अंदर ये सेंटिमेंट, आप भी चूंकि आम आदमी के तौर पे अब जब आपकी बात होती होगी तो यू माइट गेट टू नो दिस, तो लोग इसको इन सेंटिमेंट से भी रिलेट करते हैं। आई मीन इफ पीपल वोट फॉर समवन और फॉर सम पार्टी, तो समहाउ वो उसके साथ भी उनका एक सेंटिमेंट अटैच होता है, और फिर जब उनको उनका ड्यू राइट वहां से नहीं मिलता तो उस पर वो सारी नाराजगी करते हैं, और समटाइम्स वो चीज़ें फसादात में भी फिर तब्दील हो जाती हैं, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली 9 मई का वाक़या हुआ, एक एक्सट्रीम था वो। तो हम एक जानिब तो डिजिटल दहशतगर्दों को पहचानने के हवाले से माजूर है रियासत, वो ये कहती नजर आती है, जैसे डीजी साहब ने भी कहा कि वी डोंट नो कि डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठा हुआ है, और दूसरी जानिब उन्हीं डिजिटल दहशतगर्दों की निशानदेही करने के लिए या पकड़ने के लिए हम मुख्तलिफ ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स भी लेकर आ रहे हैं जिससे उस शख्स का भी गला इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हम घोंट रहे हैं जो कि इससे गैर मुतल्लिक है, जो कि अपनी एक रोजमर्रा जिंदगी जी रहा है या फिर एक न्यूट्रल राय रखता है। तो क्या इज दिस द राइट वे? चूंकि आपने दुनिया की मिसाल दी, तो दुनिया में लोग इस तरह सोशल मीडिया के लिए, इज़हार राय के लिए बाहर तो निकलते नजर नहीं आते आजकल के दौर में, मां सिवाय उन ममालिक के जहां जमहूरियत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एग्जांपल देता हूँ, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा है, उसके कवानीन के तहत तमाम चैनल के मालिकान को लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं और उनको कानूनी, इखलाकी, माशी मामलात में एक ज़ाब्ते के तहत पाबंद किया जाता है, और तमाम चैनल आपके चैनल के साथ के बशमूल वो उसकी जिम्मेदाराना अंदाज में कानूनी और दीगर जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक अपनी सरगर्मियां सर अंजाम देते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसका मतलब पाबंदी लगाना नहीं है, उसका मतलब एक्चुअली आईनी, कानूनी और इखलाकी जो मामलात हैं उनका एहसास करना, उससे मुताबिकत रखते हुए एक जिम्मेदाराना अंदाज में जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, ताकि आप उसको इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें, उसमें जो मुखरबल इखलाक किस्म का कंटेंट है उससे बच्चों को महफूज रखें,
जो इस्लाम को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश है उससे उसका सद्भाव करे, रियासत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। तो क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए हमारे दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहता है, रियासत और अवाम के दरमियान पैदा करना चाहता है। इसको नाकाम बनाना भी मैं समझता हूं किसी भी और कलेक्टिव एफर्ट है, हमारी भी जिम्मेदारी। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा, जैसा कि डीजी साहब ने कहा कि जो 9 मई के सहूलतकार हैं उनको अगर ढील देंगे तो मुल्क में फसायत फैलेगी। इसको आपने लिंक किया हमारे जुडिशरी के फैसलों से कि इनको ओबियसली दुनिया में मॉनिटर किया जाता है, अगर आप ऐसे फैसले देंगे तो फिर, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जुडिशरी में बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत भी है, बेहतरियों की जरूरत है। दैट्स वाई हम बहुत लैक करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब ये जो प्रेशर है इंटरनेशनली जिसका आपने हवाला दिया कि वो आएगा जुडिशरी के फैसलों से, वो फिल वक्त उन फैसलों पे नहीं आ रहा जो जुडिशरी ने दिए हैं और जिनकी जानिब डीजी साहब ने इशारा किया है। वो तो किसी सर्टन पार्टी आज़ादी इज़हार राय के हक में आ रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद हो या अमेरिका की कांग्रेस की कोई करारदाद हो, अगरचे के ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनली एक इम्पैक्ट उसका अदरवाइज आ रहा है। तो फिर इसके लिए क्या हमारी ये स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी ठीक है या हमें इसमें कुछ तब्दीली चाहिए? देखिए, इस स्ट्रेटजी के हवाले से दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो काबिल एहतराम है और पाकिस्तान के किसी भी रियासती इदारे की तरह मैं समझता हूँ कि वो एहतराम के काबिल है। लेकिन आप ये जानते हैं, जैसे पाक अफवाज हैं, आप जानते हैं कि पिछले 23 साल से हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो फौज के अंदर एक जामिया निज़ाम है कि हिकमत अमली को रिव्यू किया जाता है, SOPs, प्रोसीजर्स, डॉक्ट्रिन्स, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, इन तमाम चीज को मुसलसल रिव्यू और इम्प्रूव किया जा रहा होता है। लेकिन जुडिशरी को अगर आप एक पॉलिटिकल साइंस के एनालिस्ट के तौर पे भी देखें तो 70 साल पहले पहली दफा खुद सीनियर जजेस ने जुडिशल रिफॉर्म की बात की थी। फिर उसके बाद 1968 में भी एक कमीशन कायम किया गया जिसने ये कहा कि पाकिस्तान की जुडिशरी को, जो कि बुनियादी तौर पे अंग्रेज के दौर में अंग्रेज के मफादात के प्रोटेक्शन के लिए कायम की गई थी, उसको जदीद खतूत पे इस्तवार करने की जरूरत है, जजेस की ट्रेनिंग की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है, विटनेस प्रोटेक्शन की जरूरत है, टेररिज्म और इंफॉर्मेशन के हवाले से जो मामलात हैं उनके प्रोसीजर, प्रोसेसेस और सलाहियत और काबिलियत में इजाफे की जरूरत है। तो ये कोई मैं जुडिशरी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस तरह दुनिया के किसी भी जुडिशरी में या किसी भी और इदारे में इम्प्रूवमेंट की जाती है, प्रोसेसेस बेहतर किए जाते हैं ताकि उनकी सलाहियत और काबिलियत और इस्तेदाद में इजाफा, उसी तरह जुडिशरी की भी जरूरत है। लेकिन अगर उसमें नहीं किया जाएगा और उसका असर काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामलात पे पड़ेगा तो ये एक तशवीशनाक बात है। इसलिए मैं समझता हूँ जुडिशल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, बजाय कि जुडिशरी को पॉलिटिसाइज किया जाए, ताकि हमारे जजेस जो हैं उनकी सलाहियत, अहलियत और उसके साथ ही साथ हमारी सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, पुलिस जो है, FIA जो है, नादरा जो है, इन सब इदारों को चाहिए कि वो अपना डेटा शेयरिंग भी करें ताकि कोई गैप ना आए जिसको हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर दहशतगर्दी की सपोर्ट या उनकी फाइनेंसिंग या ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ठीक है। सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने इस इंतहाई अहम मसला तज्जिया हमारे सामने रखा। उम्मीद है आपने भी तज्जिया सुना। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, इसमें कंसेंसस निगोशिएशन, डायलॉग इज़ द बेस्ट वे टू सॉर्ट द इशूज़ किसी भी हवाले से। और दहशतगर्दी का तो पाकिस्तान विक्टिम रहा है, तो हमने हमेशा बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे हमारे इदारे हों या सिविलियन लोग हों। तो अल्लाह करे इससे हमें निजात भी मिले। इस पर हम आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे हम एक अहम मौजू है जिस पे हमने बात करनी है और वो बच्चों की तालीम के हवाले से है। चूँकि हमारे इस माशरे में ज़्यादा इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि इंतहाई अहम नुकता है। वालिदैन इतने कन्फ्यूज रहते हैं, यू बीइंग मदर आपको भी कन्फ्यूजन अब भी होती होगी बिकॉज़ आपके बच्चे छोटे हैं, कि बच्चों को किस सर्टेन एज के अंदर स्कूल में दाखिल करवाएं। कुछ मुझ जैसे लोग तो कहते हैं कि स्कूल ना ही भेजे, बच्चे बेचारे सुकून की जिंदगी गुजारे। ऑन अ लाइटर नोट, आई मीन हमें जब स्कूल जबरदस्ती बचपन में भेजते थे तंग होते थे हम, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें एक तो मालूम नहीं है, वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फैसला ठीक नहीं होता। और इंटरनेशनली भी हम अगर मुख्तलिफ ममालिक में देखें तो हर किसी की अपनी अप्रोच है। कुछ कहते हैं कि जी 7 साल का बच्चा स्कूल भेजे, कुछ कहते हैं नहीं 2.5 साल का हो तो उसको भेज दे स्कूल के अंदर। सो दिस इज अ क्वेश्चन, इसका जवाब हमने कहा इस सेगमेंट के अंदर ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर अर्ली एज की बात करें तो ये जो उम्र का इब्तदाई हिस्सा है बड़ा अहमियत का हामिल होता है। उस
स्टेज में बच्चा ज़ुबान सीख रहा होता है, बोलना सीख रहा होता है, घर का और इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपनी सकाफत रिवायात जो है उसे समझ रहा होता है। और हमारे माशरे में जब बच्चा 2.5-3 साल की उम्र को पहुँचता है तो वालिदैन बच्चे की शरारतों से तंग आ गए। एग्जैक्टली मैं वैसे मेरा भी यही सीन है। मैंने भी सोचा है कि वो 3 साल का हो गया उसकी जो अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा बीइंग पेरेंट ये डिस्टर्ब करता है कि जो बच्चा गैजेट पे इतना ज़्यादा टाइम दे रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करके देख ली हैं, तो फिर ये है कि चलो कुछ प्रोडक्टिव कर ले, कुछ सीख ले जाकर, तो स्कूल ही करवा देना चाहिए। हाँ, लेकिन कहा यह जाता है कि माँ की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्कूल का जो माहौल है उसमें बच्चा क्या एडजस्ट हो पाएगा अपने उम्र के दीगर बच्चों के साथ रहकर, क्या वो बेहतर ज़हनी नशोनुमा पा सकता है जो उसके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यहाँ बच्चों को 5 साल से स्कूल दाखिल करवाने की जो उम्र है वो शुरू हो जाती है। अगर बात कर ले, जिस तरह से इमरान ने जिक्र किया, शुमाली आयरलैंड में बच्चों को 4 साल की उम्र में स्कूल जो है वो एडमिशन कराना ज़रूरी है। अमेरिका और बरतानिया, स्कॉटलैंड, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये उम्र 5 साल, फ्रांस और स्पेन में 6 साल, जबकि स्वीडन में 7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भिजवाने की जो है वो कितनी दिलचस्प एग्जांपल है। स्कैंडिनेवियन ममालिक जिन्हें दुनिया में एग्जांपल के तौर पे पेश किया जाता है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम उनका कहा जाता है, वहाँ पे ये उम्र 7 साल है, लेकिन दूसरे ममालिक में 4 साल है, 3 साल है। तो ज़रा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बेला रज़ा साहिबा हैं, डॉक्टर बेला रज़ा जमील, आप इनको जानते हैं, CEO इदारा है आगाही है, तालीम व आगाही इनका इदारा है, पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ ला चुकी हैं। क्योंकि बड़ा नाजुक मौजू था तो हमने कहा ज़रा इस पर हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो हमने मोहतरमा को दावत दी और वो तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत बारिश हो रही बाहर बारिश हो रही है, आप इस्लामाबाद में ज़रा ज़्यादा और हमारे यहाँ कम है, लेकिन चलिए शुक्र है, हो तो रही है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, ये बड़ा अहम मौजू है और हमने कहा इस पर अमूमी तौर पर बात नहीं की जाती। लोग अपने मफरूज़ों पे चलते हैं या किसी बड़े की इससे पहले जो बच्चा गया उसकी मिसाल पकड़ ली कि अच्छा वो इतने साल का गया था तो हम भी अपने बच्चे को ऐसे कर लेते हैं। दर हकीकत है क्या इसमें, लॉजिकली क्या बेहतर एज है बच्चे को स्कूल भेजने की? डॉक्टर साहिबा, मैं थोड़ी सी बात इस तरह से शुरू करूंगी कि अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, हमारी आइन की 25A के आर्टिकल को देखें तो वो तो वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि 5 से 16 साल की उम्र का हर बच्चा, हर बच्ची पूरे मुल्क में जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल में भेजे। मगर जो कवानीन आए उसकी रोशनी में, जो 2011 से ऑनवर्ड्स आए, तो उसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, सिंध और पंजाब में ये कहा गया कि 3 साल की उम्र से बच्चे को तालीम देना हुकूमत का फर्ज है, यानी कि जिसमें उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी इंक्लूड कर लिया है। और यकीनन हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है पूरे मुल्क में कि अर्ली ईयर्स की तालीम, जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं, वहाँ से बच्चे दाखिल हो जाएं। मगर जो फॉर्मल तालीम का दाखिल होने का उम्र है वो बुनियादी तौर अगर 3 से 5 साल प्री स्कूल है तो 6 साल जो है वो है ग्रेड 1 की, यानी क्लास 1 की है। क्वेश्चन ये होता है कि जो प्री स्कूल वाला, जो आपने भी कहा कि 3 साल का बच्चा है वो गैजेट से खेल रहा है, कहीं ना कहीं करे, मगर जो एक वाज़ेह बात है वो ये है कि वालिदैन की जिम्मेदारी और स्टेट की जिम्मेदारी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये नहीं हम सोच सकते घर में कि बच्चे पैदा करके कि बस अब स्टेट को दे देंगे या हुकूमत को दे देंगे, संभालेंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरे हाल ही में बल्कि एक पेरेंटिंग के ऊपर भी बहुत ही अच्छा एक मैनुअल बनाया है जो हमारी नेशनल कमीशन ऑन द वुमेन है और असला और आगा खान यूनिवर्सिटी ने। मगर जो एक बात है कि 2018 से एक नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क है, वालिदैन एक अपनी ऑब्लिगेशन उसके अंदर है कि वो बच्चों की सेहत, खुराक, उनकी केयर गिविंग, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और इसी तरह से अर्ली लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज के काम जो है जिम्मेदारी की भी है, मगर स्टेट की यही जिम्मेदारी है। सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चे को जब तालीम के लिए भेज रहे हैं तो वहां पे क्या बच्चों की जो एक बुनियादी नशोनुमा है और फाउंडेशनल लर्निंग है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है और क्या उसमें वालिदैन का क्या कहाँ तक एक रोल हो और हुकूमत का कहाँ होता है। इस वक्त बहुत सारी बहस चल रही है फाउंडेशनल लर्निंग पे और बच्चों को आपने देखा होगा कि जब से ये एजुकेशन इमरजेंसी 8 मई को नाफिज हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया है, उसमें एक बहुत बड़ा एफर्ट जो है वो जो 14 डायरेक्टिव्स दिए हैं उसमें न्यूट्रिशन का भी है जी, कि
ठिकाने की न्यूट्रिशन भी मिलनी चाहिए और क्वालिटी लर्निंग भी चाहिए। तो डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स और स्टेट का रोल दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बीइंग अ पेरेंट मैंने बात की कि हम ये समझते हैं कि अगर ये टाइम वेस्ट कर रहा है बच्चा या ये इतना क्लियर बोल सकता है तो उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, एक ये साइड है। और दूसरी साइड ये है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर, जिस तरह से आपने बात की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, तो वहाँ पर 3 साल से अगर बच्चे की एज ज़्यादा होती है तो उसे एडमिशन भी नहीं मिलता। तो क्या इस एज के बच्चे को एडमिशन कराना स्कूल में, जो 2.5-3 साल का बच्चा है, ये उसके साथ ज़्यादती है या फिर ठीक है प्री स्कूल के लिए उसको इतनी अर्ली एज में एडमिशन करा दिया जाए? बहुत ज्यादती है, इसलिए क्योंकि हर माँ बाप को ये सोचना है कि क्या उनका बच्चा या बच्ची स्कूल के लिए रेडी है या नहीं है। अब मसलन देखिए, उसकी अगर अभी भी वो टॉयलेट खुद नहीं जा पाता और बता नहीं पाता है तो बहुत मुश्किल है कि स्कूल में क्या वो असिस्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बच्चे की डिग्निटी बहुत हर्ट होती है अगर वो स्कूल रेडी नहीं है। तो हर पेरेंट को ये देखना है कि अपनी जान नहीं छुड़वानी, मगर ये देखना है। तो डॉक्टर साहब, ओवरऑल आप जरा फिर सजेशन देना। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आपके सामने है, हमारे न्यूट्रिशन के मसाइल भी, मेल न्यूट्रिशन के मसाइल भी सामने आपके, और फिर हमारे बच्चों की जो कैपेसिटी है लर्निंग वो भी आपके सामने है। इसको देखते हुए व्हाट इज द राइट एज बच्चे को भेजने के लिए आपके ख्याल में? कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इज फिनोमिनल। क्वेश्चन ये है कि उस कैपेसिटी, क्योंकि ब्रेन जो डेवलप कर रही है 0 से, जब से आपने बच्चे को कंसीव किया टू एज 8, वो तो कहते हैं 90% ब्रेन की डेवलपमेंट वही फ्यूरियसली नेचर कर रही होती है। अब क्वेश्चन है, नेचर तो कर रही है, नर्चर क्या हम कर रहे हैं? तो बच्चों की कैपेसिटी तो अनथक है। क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट क्या है, चाहे वो घर और चाहे वो स्कूल की हो। और ये मैं बताती चलूं कि हुकूमत के जो जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट तो अपनी जगह है, हुकूमत के तकरीबन जितने भी स्कूल हैं उसमें प्री स्कूल हो रहा है, मगर वो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी नहीं है। तो हम इसका हाइपोथेसिस डॉक्टर साहब टाइम चूंकि कम है, ये निकालें कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल अच्छा है, रिलायबल है, तो आप अर्ली एज में, यानी कि 5 साल से पहले भी बच्चे को भेज सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज पाकिस्तान में 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, जिस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर मसाइल हैं। इसको लेकर आप ये कह रही हैं? घर में भेजना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मगर फर्ज दोनों हुकूमत का तो अपनी जगह है या स्कूल सिस्टम का, मगर वालिदैन की इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। टाइम सेगमेंट का खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी जिम्मेदारी डॉक्टर बेला रजा जमील, CEO इदारा तालीम आ गई। थैंक यू वेरी मच, आप मौजूद रही। इंतहाई अहम इशू है, इस पे हम इंशाल्लाह आगे भी बात करते रहेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुहेल सिस्टर्स का, जो वतन वापस पहुंच चुकी हैं फतह के झंडे गाड़ने के बाद। लाहौर एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सुहेल सिस्टर्स ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल्स जीते। इनसे मुलाकात हम आपकी करवा चुके हैं एक्सप्रेसो में ही। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अहदेदारान और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने इनका इस्तकबाल किया। सिबिल सुहेल ने बात करें अगर इनकी कि किस किस कैटेगरी में कितने वेट में इन्होंने मेडल्स लिए, तो सिबिल सुहेल ने 52, वेरोनिका सुहेल ने 57 और ट्विंकल सुहेल ने 82 kg कैटेगरी में हिस्सा लिया। और तीनों बहनों ने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, इक्विप्ड और ऑल कैटेगरी में 5-5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। सुहेल सिस्टर्स का ये कहना है कि कौम की दुआओं से उन्हें ये कामयाबी मिली है। सुहेल सिस्टर्स के जो वालिद हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, स्पोर्ट्स बोर्ड और कौम के वो मशकूर हैं। हुकूमत मदद करे, मेरी बेटियां मुस्तकबिल में भी मुल्क का परचम बुलंद करती रहेंगी। ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। हमारी बेस्ट विशेज़ इनकी फ्यूचर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में मज़ीद बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिए। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डाल लेते हैं तो तहरीक इंसाफ की जो आइनी और कानूनी मुश्किलात हैं देखा जाए तो वो बढ़ रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और साबिक सदर आरिफ अलवी, कासिम सूरी और बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का जो इजलास है यानी कल बुध को तलब कर लिया है, जिसमें ज़राए के मुताबिक काबीना से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ साथ
आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक मंजूरी का इम्कान भी है। अब ये देखना है कि PTI पर जो काबीना अगर पाबंदी का फैसला करती है तो पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा इस पर और वो क्या फैसला करेगी। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा, जिसमें तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को हिरासत में लिया गया। और ज़रा ये बताते हैं कि PTI के मरकज़ी दफ्तर इस्लामाबाद में कायम जो डिजिटल मीडिया सेल है उसके मरकज़ी दफ्तर पर शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा गया और PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ से करवाया जाता था, ज़राए ऐसा कहते हैं, और प्रोपेगेंडा में बराह रास्त मुलव्विस लोगों को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट समेत गिरफ्तार किया गया। तमाम सबूत तहवील में लिए गए। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। ये डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया जा रहा था और मुख्तलिफ कैंपेन प्रोपेगेंडा कैंपेन्स रन की जा रही थी। इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया। बैरिस्टर गौहर ने दीगर साथियों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो चेयरमैन है फ़िलहाल पार्टी की, उन्होंने कहा कि एक मजबूत सियासी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है इन सारे वाक़यात से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो उनके MNAs हैं उन्होंने कहा उन्हें उठा लिया गया है, हमारे MNAs और MPs को लालच भी दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ऐसे वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती है, रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मज़म्मत करते हैं और ये सब कुछ एक पार्टी की कमज़ोरी के लिए हो रहा है। इस सारे वाक़े के ऊपर भी बात करनी हमने। फिर सोशल मीडिया के हवाले से कुछ जो कानून साजी हो रही है, फिर जुम्मे को एक कॉल दी गई है प्रोटेस्ट की, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट जिसका हम हिस्सा तहरीक इंसाफ हुई है, मिली अवामी पार्टी अचकज़ई साहब की पार्टी है। तो देखते हैं कि अब ये किस हद तक कामयाब हो पाती है। डी चौक का वंस अगैन नाम जो है वो खबरों में। हमारे साथ सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, उनसे ज़रा इस पर राय लेते हैं। आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सिचुएशन आपके सामने है जी, क्या हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान की जो सियासी मुश्किलात हैं और कानूनी मुश्किलात हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ के लोग जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और इमरान खान भी, अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से एक डेडलॉक आ गया है। अब मसला ये नहीं है कि इमरान खान मुश्किल में है या उनकी पार्टी मुश्किल में है। मेरे नज़दीक तो ये पूरा रियासती निज़ाम इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि उसकी नतीजे में जो सियासी निज़ाम है, जो माशी निज़ाम है, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो मुतासिर हो रहा है। पूरी पॉलिटिक्स जो है वो अलिफ से लेकर ये तक स्टार्ट होती है इमरान खान से और इमरान खान पे ख़त्म होती है। इसकी वजह यह है कि हम फंस के रह गए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। उसमें ना लचक PTI दिखा रही है उस तरह से, और ना लचक जो है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दिखा रही है। और हुकूमत तो इसलिए भी नहीं दिखाएगी कि हुकूमत का तो बेनिफिट इसी के अंदर है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव है वो जारी रहे और किसी भी तरीके से इनके दरमियान कोई पैचअप ना हो। इसलिए इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब आप देखिए ना कि पिछले 2-2.5 साल से कहा जा रहा था कि इकोनॉमिकली हम रिवाइव होंगे। कोई मुल्क है जिसने आपको पैसे दिए? और आपने कहा कि पॉलिटिकली रिवाइव होंगे। इस वक्त का जो हुकूमत है वो एक बोझ बना हुआ है। ये जो IPP का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो पंडोरा खुल रहा है, हैरानगी होती है कि जिसने एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया उसको भी कैपेसिटी की पेमेंट जो है, कैपेसिटी की तनाजुर में सैकड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं। और ये कोई 2100 अरब रुपए है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इस रियासती निजाम में। टैक्स किस तरह से लग रहे हैं, हुकूमत कहां खड़ी है, उसके अपने अंदर के लोग जो हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत शायद अक्टूबर में खत्म हो जाए। जमातें सलमान साहब अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है ना उसे महफूज करने के लिए मुश्किल फैसले भी करती हैं। बेनज़ीर भुट्टो बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर थी, खासतौर पे अपने वालिद की फांसी के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ मौक़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपनी सियासत को रिवाइव किया। जरदारी साहब की बड़ी अच्छी एग्जांपल है इस हवाले से, और अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखा। तहरीक इंसाफ जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि लीडरशिप अपने आप को एक बंद गली में ले आई है और उससे शायद उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो रही है ना, पार्टी का वजूद खतरे में है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी इस मौके पे उनको हेल्प कर सकती है। PTI ने भी लचक दिखाई है, ऐसी बात नहीं है कि लचक नहीं दिखाई है। डॉक्टर आरिफ अलवी जो मफामती फार्मूला लेके आए उसको एस्टैब्लिशमेंट में हुकूमत में पजीराई नहीं मिली। जो असद कैसर साहब फार्मूला लेके आए उसको कोई पजीराई नहीं मिली। अब ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो इन्होंने फार्मूला दिया है उसके भी कोई पैचअप नहीं मिल रहा। यानी इमरान खान ने अपनी तरफ से जो मफामत वाले लोग हैं उनको भी आगे किया हुआ है, उनको भी लीड दी हुई है, उनकी भी पोजीशन है, लेकिन वो भी कोई रास्ता निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और वहां शिद्दत पसंदी नजर आ रही है। आप कह रहे हैं लचक दूसरी साइड से नहीं है? दोनों साइड से नहीं है, दोनों साइड से। इमरान खान की साइड से ये नहीं है कि इमरान खान अपने मौकफ के ऊपर वो डटे हुए हैं कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान को छोड़ना नहीं।
नहीं है। तो जहां ये दो चीजें आ गई तो बीच की जो लचक होती है, देखिए जो मफाहमत होती है ना, तो अभी आपने बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में कहा, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद जी ऐसी आइडियल सिचुएशन तो कोई नहीं होती ना कि मेरी सारी शराइत मानी जाएंगी, वो ये कहेंगे कि मेरी सारी शराइत इमरान खान मानेगा, कुछ आप उनकी मानेंगे कुछ अपनी मनवाएंगे, तो आप उसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। अब दरमियानी रास्ता निकलने के लिए जो है ना वो कुछ तैयार नहीं। मसलन अदालतों ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का, हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहती, तो आप पीटीआई को रिलीफ ही नहीं देना चाहते। अच्छा, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या पार्लियामेंट से बाहर बैठ के सियासत करना चाहते हैं। यानी आपने कहा कि मुहर्रम है और आपको जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती, सिक्योरिटी का इशू है। वहां टीएलपी बैठ जाए तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, जमात इस्लामी बैठेगी तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, फजलुर रहमान जलसा करे तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं। इसका मतलब है आपने भी एक जमात को टारगेट तो किया हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने आगे बढ़ाना है और जिस किस्म के मईशत से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं उसमें ये लड़ाई टकराव और महाजराई दुश्मनी की जो सियासत है वो तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और वो हम देख भी रहे हैं। खत्म होना चाहिए। सलमान अभी साहब, ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से दोबारा जिक्र आया कि पार्टी बैन और आर्टिकल 6 का, इसमें जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उसका क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं और क्या इस फैसले में हुकूमत के साथ वो शामिल हो जाएगी जिस तरह से कहा जा रहा है? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी में रजा रब्बानी ने और अपना शरी रहमान ने और फरतुल्लाह बाबर ने इस फैसले की शदीद मुजम्मत की, लेकिन साथ ही आगे देखें तो पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग जो हैं वो इस फैसले की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी में एक झोल है और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी जब बिलावल साहब आ जाएंगे तो फिर हम करेंगे, फिर देखेंगे। वो वेट एंड सी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई उनका हतमी फैसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भुट्टो साहब भी इस मुल्क के गद्दार थे, बेनजीर भुट्टो को भी गद्दार करार दिया गया, कहा गया, नवाज शरीफ को भी गद्दार करार दिया गया, आज इमरान खान को भी गद्दार करार दे दें आप। ये इस गद्दारी से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? क्या हमने सियासतदानों को इसी तरीके से लेके चलना है? क्या हमारी सियासत में ये जो शिद्दत पसंदी है और फतवाबाजी है और ये जो हम एक दूसरे को उनकी हिब्बुल वतनी को चेक करते हैं, इससे हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हासिल कर लिया? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो खान साहब का केस है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इन अ सेंस कि उनको चूंकि एक पब्लिक सपोर्ट है और इस विजिबल दौर के अंदर जब सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया पे बड़ा फोकस भी है, कल जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सोशल मीडिया मरकज़े निगाह रहा, उस पर बहुत ज्यादा बात की गई। तो उस फैक्टर को लेकर लगता है ऐसे कि ये केस जो है ये नवाज शरीफ और बेनजीर केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा तब्दील है और शायद पीटीआई का एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस भी है जिस हार्ड स्टैंस लिया। जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को और इमरान खान का पैचअप हो जाएगा ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी। यही बातें तो नवाज शरीफ साहब के बारे में पैचअप किस बेस पे हो? पैचअप किसी भी बेस पे हो, जहां इमरान खान लचक दिखाएंगे तो वहां कोई डील हो जाएगी, कुछ ये दिखाएंगे तो कोई मामला तय हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, डिजिटल मीडिया की आपने बात की है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, ये बड़ा सीरियस इशू है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट। अदालतें मौजूद है ना, एविडेंस लेके जाएं। आप साइफर का लेके गए थे ना, क्या निकला? आप तोशाखाना का लेके गए थे ना पहले, क्या निकला उसमें? अब देखिए ना, मसला ये है कि हमारे यहाँ ये जो मामलात है सारे के सारे, ये कोई कानूनी नुक्ते नहीं है, ये सियासी नुक्ते हैं। एक स्टेज पे हमें नवाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं थी, एक शक्ल में हमें बेनजीर की शक्ल पसंद नहीं थी, एक स्टेज पे एक स्टेज पे हमें जिन पार्टीज की हम मिसाल दे रहे हैं इस वक्त वो पार्टियां फैसला साज कुव्वतें हैं, भी है, पीपल्स पार्टी भी है। इन्होंने ये सारे, इनके लीडरान ने ये सारे फेजेस भुगते हैं, जलावतनियां काटी हैं, इनको वालिदैन के जनाजे नहीं पढ़ने दिए। क्या वी नो दिस होल हिस्ट्री। उसके बावजूद अब ये पार्टीज किसी तीसरी पार्टी के खिलाफ ऐसे फैसले कर रही हैं जिसका कल ये खुद नुकसान उठा चुके हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ना, मिसाल के तौर पे आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, कल किसी और की बारी होगी। यही नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर कुछ लोग अताब में आ जाएंगे, यही पीपल्स पार्टी के कुछ लोग अताब में आ जाएंगे, क्योंकि पहिया है ना, वो घूम रहा है। जिस वक्त इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे तो उनका ख्याल था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, वो आपके सामने हो गया ना इमरान खान के साथ भी। तो इसलिए ये सबक बुराई हो गया। मैं कह रहा हूँ ये सबक सीखना चाहिए सियासी जमातों को। कब तक घूमते रहेंगे सलमान आबिद साहब? जब तक दोनों तरफ के लोग जो हैं नाजुक मोड़ में दिखाएंगे। देखिए, नाजुक मोड़ तो जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी नाजुक मोड़ है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब सारे फरीकैन, हुकूमत भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, जुडिशरी भी, इमरान खान भी और हुकूमती जमातें भी, जब तक ये लचक नहीं दिखाएंगे, अपने अपनी पोजीशन से दो फुट पीछे नहीं उठेंगे, दो स्टेप पीछे नहीं हटेंगे, अपनी शराइत जो बड़ी कंडीशनल उन्होंने लगाई हुई है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। यानी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना
गद्दारी के मुकदमे चलाना आप चला लें, लेकिन ये अदालतों के अंदर कैसे प्रूव करेंगे आप? लचक तो तब दिखाते हैं ना जब उनको लगे, आप लचक तब दिखाएंगे ना जब आपको लगे मेरा नैरेटिव ठीक नहीं है। जब आपको कहेंगे कि आप खुद को दुरुस्त समझेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहेगी मैं दुरुस्त हूं, खान साहब कहेंगे मैं दुरुस्त हूं, जुडिशरी के फैसले अपनी जगह वो कहेंगे दुरुस्त हैं, तो फिर लचक कैसे आएगी? आई मीन वो क्या नहीं, अगर इन फ्रीकों ने लचक नहीं दिखानी तो ये मुल्क तो इसी तरह खड़ा रहेगा जैसे आज खड़ा हुआ है, जहां पे कोई पैसा नहीं लगाने के लिए तैयार। आप तो बाहर से सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो लोग मौजूद है वो सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये देखें कि इस सारे खेल के अंदर जो बात आपने की है कि सब अपने अपने मौकफ पे डटे हुए हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हक में तो नहीं निकल रहा, पाकिस्तान की मईशत के हक में तो नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के हक में तो नहीं निकल रहा। और जो DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का इशू बहुत सीरियस हो चुका है और पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। कोई एक हुकूमत की बात नहीं है सिर्फ, और ये टेररिज्म मैं आपको बताऊं ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है और इसको जब डील करेंगे तो पाकिस्तान को डील करना है, किसी एक सूबे ने डील नहीं करना। इसलिए हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े रिकंसिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा कुछ सलमान अहमद साहब क्विकली मैं चाहूंगी, वक्त जरा कम है, कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत एहतजाजी तहरीक चलाने का जो ऐलान है और फिर जुमे को धरना भी दे रही है JOIF में, हुकूमती मुश्किलात में कहीं से इजाफा देख रहे हैं आप? नहीं, हुकूमत उनको इजाजत ही नहीं देगी। अदालतों ने उनको कितनी दफा इजाजत दी है जलसों की, आपने कितने जलसे उनको करने दे दिए? लेकिन अभी को डी चौक में धरना देने की करने हैं, देखिए आपको अभी देख लीजिएगा जो 2-4 दिन के बाद कि आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत को फैसला कर देगी। अभी तक तो देखिए ना, आज के दिन तक तो सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। PTI जब भी कोई सियासी सरगर्मी करती है उस पर पाबंदी है। उसके पास अभी इस वक्त एक वाहिद फोरम है, पार्लियामेंट के अंदर अपना एहतजाज करे, वहां उनकी अच्छी अक्सरियत है, वहां बैठ के शोर मचाले। अभी ग्राउंड के अंदर वो कोई तहरीक चला सकेंगे, मुझे लगता है कि ये प्रीमेच्योर बात। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपके तज्जिए का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस पर अपनी बात की, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स और देखते हैं कि डॉक्टर कमल खालिद आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और पिछले दिनों हमने कुछ प्रोग्राम्स किए और उन प्रोग्राम्स का ज़ाहिरी बात है हमें फीडबैक भी मिल रहा था और एक बड़ा दिलचस्प फीडबैक जो मुझे मिला और वो ये था कि जब हमने गज़नवी दौर के लाहौर की बात की तो उस पर बड़ा रिस्पांस आया और लोगों ने बड़ी हैरत का इजहार किया क्योंकि ये वो दौर है जिसके ऊपर को बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। तो फिर सोचा कि क्यों ना हम इसी दौर को थोड़ा एलेबोरेट कर लें और इसके हवाले से कुछ और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, क्योंकि ये वो वाले दौर हैं जो मेरे बड़े ही पसंदीदा दौर हैं और मैं थोड़ी मुश्किल पसंद भी हूँ और इसकी रिसर्च क्योंकि बहुत मुश्किल है तो मुझे मज़ा आता है ये काम करते हुए। तो गज़नवी लाहौर जब यहाँ पर फ़तह हो जाता है 1021 में महमूद गज़नवी लाहौर को फ़तह करता है और वो क्या हुआ कैसे हुआ ये जंगी हालात तो आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो कि मैंने इन तारीख़ की कुतुब में महसूस किया कि जब हम बात करते हैं सोशल सेटअप की और ये हम सोचना शुरू करें कि हाँ भाई ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, क्या सोते थे, क्या जागते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते क्या थे और इनकी डेली लाइफ क्या थी, तो आप यकीन कीजिए कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढने वाले भी ढूंढ ही लेते हैं। सो वही काम है कि मैंने जब इस पर बहुत काम किया इसकी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे तक पहुंचती है और ये वो वक्त है जब लाहौर को उसकी जो नोन हिस्ट्री है उसमें एक कल्चरल हब के तौर पे पहली मर्तबा ये जाना जाता है और ये वो कल्चरल हब है जिसमें कि ऑफ कोर्स बहुत सारी पर्सनालिटीज़ लाहौर शहर में आके आबाद हो जाती हैं। अब मैं उनके नाम लूँ तो ऑफ कोर्स थोड़ा रेफरेंस भी मैं लूँगी और उसमें हम देखते हैं कि मखदूम अली हजवेरी दाता साहब वो तशरीफ़ लाते हैं, खोखरुद्दीन हसन जंजानी साहब ये आते हैं, फिर सैयद इस्माइल मुहद्दस इनका नाम आता है और जो लोग आते हैं उनमें दो लोगों का हम नाम का बड़ा जिक्र करते हैं, एक है मसूद साद सलमान और दूसरे हैं अबुल फर्ज रूनी। ये दोनों शोरा इकराम हैं और इनके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगह पे बिखरी हुई मिलती है।
ये वो वक्त है जबकि कहा जाता था कि अगर इस्फहान और शिराज को इकट्ठा मिला दिया जाए तो तब भी शायद उनकी वो वैल्यू ना होगी जो कि लाहौर की थी फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव। और उस कल्चरल पर्सपेक्टिव को अब सवाल ये था कि क्या था वो। तो फिर जैसा कि मैंने कहा कहीं कुछ इत्तला नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने इन शोधा इकराम की शायरी को स्टडी करना शुरू किया। और जब मैं इनकी शायरी को स्टडी करती हूँ तो हम देखते हैं कि उनके जो बहुत सारे उन्होंने शायरी की और ख़ुसूसी तौर पे जो उन्होंने कसीदे लिखे, उन कसीदों में इस शहर के अंदर होने वाले बहुत सारे वाक़यात की तफसील मिलती है। और ये वो तफसील है जो कि आपको एक झलक दिखाती है कि उस दौर का जो लाहौर शहर था वो कैसा था। एक और दिलचस्प बात ये बताती चलूँ कि इस शहर के बारे में ये एंगल भी बड़ा कम एक्सप्लोर हुआ है कि ये वो इलाका था जहाँ से कि फ़ौजों के लिए सिपाही इकट्ठे किए जाते थे। सो दिस वाज अ रिक्रूटमेंट सेंटर। और लिटरली सेंट्रल एशिया से, काज़ाकिस्तान वगैरह, टर्की से और आर्मीनिया से, यहाँ से सिपाही लाहौर आते थे क्योंकि उनको पता होता था कि यहाँ पर जो भी कोई जंगजू आएगा तो अपनी आर्मी को यहाँ पे गैदर अप करेगा। दूसरी अहम बात, यहाँ पर असलहे के बहुत सारे ज़खायर भी मौजूद थे और फैक्ट्रीज़ भी मौजूद थी, लेकिन उस डायमेंशन पे मैं किसी और दिन बात करूँगी। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जो लश्कर बनाए जाते थे और क्योंकि उनके अंदर मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग होते थे तो वो जब इकट्ठे होते तो वो लश्कर जो था उनकी एक ज़ुबान डेवलप हुई जिसको कि हम उर्दू के नाम से याद करते हैं। और बहुत सारी कुतब में आप देखिए तो उर्दू को लश्करी ज़ुबान कहा गया है। और हमें कुछ रिवायात ऐसी भी मिलती हैं और कुछ रिसर्चर्स ने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि लाहौर शहर जो है वो उर्दू की समझिए कि नुक्ता आगाज़ है। ऑफ कोर्स इस पे बहस हो सकती है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन ये एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है लाहौर के हवाले से। तो जब हम बात कर रहे थे तो शोरा की मैंने बात की, साद सुलेमान की और अबुल फर्ज रूनी की। अबुल फर्ज रूनी जो है वो साद सुलेमान से सीनियर था और रूनी की जब हम शायरी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो हमें कसीदे मिलते हैं उनमें लाहौर शहर की खूबसूरती का बहुत ज़्यादा जिक्र है। और जब वो उनके बारे में बात करता है तो वो यहाँ के जो पैलेसेस हैं उनके बारे में बात करता है। अलाउद्दौला एक बड़ा मशहूर यहाँ हुक्मरान था उसकी बात करता है। फिर मसूद साद सुलेमान जो है एक महल की बात करता है जिसका नाम है कसरे आद। कसरे आद जो है कहा जाता है कि साद सुलेमान का अपना महल था। साद सुलेमान पे बात मैं अगले प्रोग्राम में यकीनन करूँगी, लेकिन उसके लिए हमें अलग से वक्त चाहिए होगा। और फिर वो यहाँ पर एक बड़ी ही दिलचस्प रिवायत के बारे में बात करता है और वो रिवायत ये है कि ये वो शहर था जिसमें वो कहता है कि बहुत ही शानदार इमारत थी और ये पैलेसेस थे और इसके अलावा वो यहाँ के मदरसों की और दरसगाहों की और लाइब्रेरीज़ की बात करता है। और जब वो ये कहता है तो उसने एक पूरा कसीदा लिखा है और वो कसीदा जो है वो एक लाहौर की बड़ी एक ग्रैंड मस्जिद के बारे में है और उस मस्जिद का नाम है अरूसुल फलक, द ब्राइड ऑफ द स्काइज, आसमानों की दुल्हन। जब वो उस मस्जिद की डिटेल बताता है तो वो ये कहता है कि इसके बनाने के लिए तमाम दुनिया से आर्टिजन्स को बुलाया गया, खुसूसन हिंदुस्तान से। और ये मस्जिद जो है ये मार्बल में बनाई गई और ये मार्बल जो था क्योंकि लोकली अवेलेबल नहीं था तो उसको मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके बनाया गया। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात वो उसके साथ ही कहता है कि इस मस्जिद के साथ इसका अपना तो हुस्न था ही, लेकिन एक बहुत बड़ी दरसगाह, रिसर्च सेंटर और लाइब्रेरी भी थी। और वो लाइब्रेरी उसका ये कहना है कि इस खित्ते की बड़ी तरीन लाइब्रेरीज थी और उसमें तहकीक करने वाले, इल्म हासिल करने वाले जस्तजुमंद लोग दूर दूर से आते थे और इस मस्जिद में क़याम करते थे और यहाँ पे बैठ के इल्म हासिल करते थे। तो ये जो कुछ कहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। ये और बात है कि यहाँ पे BA FA की डिग्रियाँ तो नहीं दी जाती थी, तो यहाँ पर जो है वो दानाई बढ़ती थी, जहानत पे बात सिर्फ रुक नहीं जाती थी।
बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ये प्रोग्राम का तकरीबन आखिरी हिस्सा है और इसमें हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। मौजू क्या है? खेल है और अनफॉर्चुनेटली बदहाली का शिकार है और उससे भी बड़ी बदकिस्मती देखिए कि वो कौमी खेल है हमारा। हम हॉकी की बात कर रहे हैं जिसने 4 दफ़ा हम उसका वर्ल्ड टाइटल जीते, ओलंपिक्स जीते और पाकिस्तान एक ग्लोरी को एंजॉय किया उसके अंदर। लेकिन विद द टाइम फिर आपने देखा कि किस तरह एक डिक्लाइन का शिकार हुई हमारी हॉकी टीम। अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद किस तरह की सिस्टम बदहाली का शिकार होता रहा। पाकिस्तान हॉकी टीम पिछले 12 साल से ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी और जो लोग ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीता करते थे वो लोग इससे बुरा लम्हा शायद उनके लिए और कुछ नहीं है कि उनकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर रही है। एज आई टोल्ड इन 1994 आखिरी दफ़ा हम वर्ल्ड कप भी जीते थे। हम इस बारे में कई बार बात इससे पहले भी कर चुके हैं मुख्तलिफ सीनियर प्लेयर्स के साथ, लेकिन ऑफ एंड ऑन हम ज़रूरी समझते हैं कि हम इस पर बात करें। 2012 में आखिरी बार हमने लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था जहाँ पाकिस्तान ने 7वीं पोजीशन सिक्योर की थी और जो माहिरीन है उस वक्त उनका ये कहना है कि जिन एशियाई मुल्कों की टीमों को हॉकी खेलना सिखाया गया था आज वो पाकिस्तान पर भारी हो गई हैं और इससे बड़ा कोई सवाल पजीर और लम्हा हो नहीं सकता है। तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? हम कोशिश करते रहते हैं कि ऐसी शख्सियात से बात करें जो कि रेलेवेंट हैं, जिनको पता है, जिन्होंने वो ग्लोरी एंजॉय की है, उसका बायस बने, वो इस पे बात करें। तो आज हमारे साथ ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम एज अ ब्रांड हॉकी के अंदर लिया जाता है। ही इज़ वन ऑफ देम, यू नो हिम। हमारे साथ मौजूद हैं तो हम आज उनसे इसी हवाले से बात करेंगे कि वो इस का क्या हल देखते हैं, उसकी वजूहात क्या देखते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सच अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए स्टूडियोज़ के अंदर। थैंक्स फॉर सबसे पहले तो हाउ डू यू फील व्हेन यू सी पाकिस्तान टीम की मौजूदा सूरत हाल? दो कि वी कैन लाइक इमेजिन कि आपको क्या फील होता है, बट मैं चाहता हूँ आप ज़रा अपने जज्बात करें। पिछले 3 ओलंपिक्स हैं, अब मेरा मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आदत भी पड़ गई है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम 12 से शुरू हुए, फिर उसके बाद 16 में क्वालिफाई नहीं किया, 2020 टोक्यो में नहीं किया, अभी 24 पेरिस के लिए भी नहीं किया क्वालिफाई। सो दिल दुखता है। लोग पूछते हैं, वो लोग जो हॉकी से प्यार करते हैं या वो लोग जिन्होंने ग्लोरियस टाइम देखा हुआ है पाकिस्तान हॉकी का, जब वो पूछते हैं तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमने जो डायरेक्शन अडॉप्ट करनी चाहिए थी हॉकी को ठीक करने के लिए, उस पाथवे पे हम चले नहीं हैं और अपनी ही गलतियों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है और सबसे जो खूबसूरत बात है पाकिस्तान के टैलेंट की कि हमारे बच्चों का जो अडॉप्टेबिलिटी लेवल है ना वो बहुत फास्ट है। मैंने दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में कोचिंग की है, बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स के साथ एज असिस्टेंट भी काम किया है। मैंने देखा है और मेरा ये अपनी रिसर्च है कि पाकिस्तान के लड़के जो हैं वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं क्योंकि यहाँ पे वो अवेलेबल हैं 24/7 कि उनको हॉकी सिखाई जा सके। सो ये अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कोचिंग एजुकेशन का फुकदान है कि हमने वहाँ पे अपने रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं बनाए और कोचिंग अवेयरनेस नहीं है इतनी पाकिस्तान में, क्योंकि अच्छा उस्ताद ही अल्टीमेटली एक अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम अपने कोचेस को ट्रेन करें, उनके नॉलेज को अपडेट करें तो टैलेंट पाकिस्तान में इतना है कि हम अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब और डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें सर आपको लगती हैं कि इनका ना होना या इनका फुकदान ही असल जवाल की वजह 12 साल से हम क्वालिफाई नहीं कर सके ओलंपिक्स? दूसरी इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा जी, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने प्लेयर्स के वेलफेयर पे काम नहीं किया। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ले लें, अगर आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके लिए काम करने वाले हैं, अल्टीमेटली प्लेयर्स जो हैं वो खेलने वाले हैं आपके लिए, अगर आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, उनकी वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे तो आप उनसे जो मैक्सिमम आउटकम है वो नहीं ले सकते। और मैं यहाँ पे ये बात कहता चलूँ कि जब मैं प्लेयर्स की एम्पावरमेंट की बात करता हूँ या उनकी वेलफेयर की बात करता हूँ तो पहले तो हमारे दौर में देख लें कि हमें आसानी से जब नेशनल लेवल तक हम खेलते थे हॉकी, कहीं नेशनल टीम में आने का चांस बना तो कोई एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया। जैसे कि मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, कोई PIA में जनरल मैनेजर है, कोई कस्टम में कलेक्टर है। सो एक बड़ी लुक्रेटिव जो है ना अट्रैक्शन होती थी हॉकी प्लेयर्स के लिए कि परमानेंट रेगुलर जॉब, फिक्र नहीं होती थी अपने माशी मामला, वो अपने MBA करके MSc करके जॉब जाना अल्टीमेटली और आपको हॉकी खेलने से भी मिलती थी। लेकिन वो सारा सिस्टम खत्म हो गया है। अब उसके बाद जरूरत थी कि अगर रेगुलर डिपार्टमेंटल जॉब्स नहीं हैं तो हम प्रोफेशनल लीग का इनकाद करें, जैसे क्रिकेट में लीग्स होती हैं, ताकि अल्टीमेटली हर प्लेयर को कोई साल का 30-40 लाख रुपया मिल सके ताकि उसको अपने माशी हालात की घर की फिक्र ना हो, फिर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। कितनी जिम्मेदार है इस सारे मसले की?
हम सब जिम्मेदार हैं, फेडरेशन भी फैसला साज कुव्वत तो वो है जी वो मेनली वहां से स्टार्ट होना है, प्लान भी उसने देना है। एब्सोल्युटली यू आर राइट, वहां से स्टार्ट होना है, जो भी डायरेक्शन जानी है पास ऑन करनी है उसके ऊपर काम होना है। इस फेडरेशन के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट भी किसी हद तक इसमें शामिल है। जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने हमारी नेशनल स्पोर्ट्स को एज ए नेशनल स्पोर्ट्स ट्रीट नहीं किया। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान का अभी भी रिकॉर्ड है कि कोई भी टीम दुनिया में भी 4 वर्ल्ड कप नहीं जीती। पाकिस्तान के पास अभी भी ये रिकॉर्ड है। और अभी भी अगर ओलंपिक्स में कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम कोई मेडल हासिल करें, तो मैं ये कहूंगा कि अभी भी वो हॉकी है। हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको एक नेशनल स्पोर्ट्स की तरह अबाउट कि एक यंगस्टर अगर यूरोप में, स्पेन में, हॉलैंड में पढ़ता होगा हॉकी को और वो तारीख पढ़ता होगा और जब उसके सामने आता होगा कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते और वो हमारी मौजूदा रैंकिंग देखता होगा, तो वो एक दफा तो जरूर हिल जाता होगा। यकीन करना मुश्किल हो जाता है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। आप ठीक कह रहे हैं, यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हमने हमारे खिलाड़ियों के पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट और स्किल्स को बेहतर तरीके से पॉलिश करना जरूरी है। ये सारी वो बातें जो हम रिपीटेडली हम करते भी हैं, सुनते भी, वी ऑल नो इट, लेकिन हम इसको फिक्स करने के लिए नहीं जाते। द बेस्ट पार्ट वाज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और ये पूरे हमारे सभी इदारों का मसला है। मेरे ज़हन में जब भी हॉकी आता है साथ पीआईए आ जाता है, आई डोंट नो, ऐसा डिक्लाइन मिलता जुलता है इन दोनों का। क्या फिर कोई स्ट्रक्चर बने, कोई अथॉरिटी बने जो रेलेवेंट लोगों को लेकर आए, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर एक प्रोग्रेटिव हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगे, चाहे वो हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी लगे, तो ये फिर कैसे एक बॉडी बने, क्या सोल्यूशन हो कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आए, पॉलिटिकल एफिलिएशन इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, ताकि सही फैसले हो, क्या हो सकता है फिर? टॉप से तो ये देखें कि जो भी सेटअप हम बनाते हैं फेडरेशन को चलाने के लिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हॉकी फेडरेशन को भी क्रिकेट बोर्ड की तरह एक अलग अदारा बना देना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट इनको बना देना चाहिए, फिर शायद बेहतर तरीके से हम चल सके। अगर इसने गवर्नमेंट के साथ ही काम करना है तो हमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना चाहिए, जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ, जिनमें कुछ एक्सपर्ट्स हों, टेक्निकल लोग हों, जिनका मेरा मतलब हॉकी के नॉलेज की जो बेस रखते हों, जो आजकल की हॉकी के बारे में जो सब कुछ जानते हों, जिनकी अवेयरनेस हो कि आजकल जो हॉकी बदलने के डायनामिक्स जी, मॉडर्न हॉकी, टोटल हॉकी क्या है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दें, वो फिर सारे प्रोग्राम्स को आगे लेके चले। आसान है अगर हम हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बना दें या हाई परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट डायरेक्टर बना दें जो कि सारे सिस्टम को देखे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना होगा जो दूसरे मुल्कों में लोग कर रहे हैं अपनी हॉकी को बेहतर करने के लिए। हमारे हमसाया मुल्क में देख लें, वो बहुत नीचे चले गए थे हॉकी में, लेकिन पिछले 10-12 साल से उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने उनको एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम सजेस्ट किया, और वो भी लकीली हमारे अपने ही आजकल जो हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम चौधरी साहब, उन्होंने वो प्रोग्राम उनको सजेस्ट किया था इंडिया को। वो आज उनकी हॉकी कहीं की कहीं चली गई है, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को फॉलो किया। मुआशी प्रोग्राम भी हमी ने उन्हें सजेस्ट किया था, अडॉप्ट उन्होंने कर लिया, मनमोहन सिंह साहब ने कर लिया। नाउ सी, मैं ये कहूंगा कोई भी काम ले लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम करें या डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाएं, या आपके पास पहले से ही अगर नॉलेजेबल लोग हैं, लेकिन किसी भी काम के प्रोसेस की कंटिन्यूटी ही एक वाहिद हल है। अगर 6 महीने कुछ करेंगे, अगले 6 महीने बदल देंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सो प्रोसेस की कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस तरह से आपने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, तो सर अभी माशाल्लाह आपकी तरह के चैंपियंस हमारे पास मौजूद हैं, इनके तजुर्बात से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाता? इसकी मेन रीज़न क्या है? और कहीं ना कहीं ये जो जवाल है इसकी वजह ये भी है कि हम अपने चैंपियंस को छोड़ बैठे हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये दो तरफा, मैं इसको आपका सवाल बड़ा वैलिड है एक्चुअली, मैं दोनों तरफ से इसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। कुछ चैंपियंस का कसूर है, कुछ उन लोगों का कसूर है जो उन चैंपियंस को इस्तेमाल नहीं करते। कुछ चैंपियंस जो हैं, जब जिस दौर में वो खेलते रहे हैं उस दौर में हॉकी और थी, जब रूल्स चेंज हुए, जब ये डिजिटलाइजेशन हुई है, और ये डिफरेंट जो चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं, स्मार्टफोन का चैलेंजेस आ गया, गैजेट्स आ गए हैं, इनको कॉप अप करने के लिए इन चैलेंजेस को हमें चाहिए था कि हम अपनी जो एजुकेशन का जो प्रोसेस है या सिलसिला है उसको जारी रखते। कुछ चैंपियंस ने जारी रखा, कुछ रुक गए, लेकिन आपस में जो हमारी बहस होती है वो एक पेज पे नहीं हम आ पाते। कोई कहते हैं ये लैपटॉप से कोचिंग थोड़ी हो जानी है, ये ड्राइंग बनाने से कोचिंग होती है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हर जो खिलाड़ी है आपके पास उसका लर्निंग स्टाइल सेम हो, ये जरूरी नहीं है। दे आर ऑल विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। सो किसी को ड्राइंग बना के समझ आएगी, किसी को विजुअली आ जाएगी, किसी को
प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करने से आएगी। सो ये लैपटॉप, ये जो ड्राइंग्स है ना, ये आपका टाइम सेविंग टूल्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आसान तरीके से प्रेजेंट करने के काम आती हैं। ये कोचिंग नहीं करती, कोचिंग आप नहीं करनी है अल्टीमेटली, लेकिन ये सीखने की जरूरत है। तो आपने रिसेंटली कोच किया, आई थिंक इजिप्ट की टीम को आपने कोच किया रिसेंटली? मैंने अभी 2 साल उनके साथ पूरे किए हैं। तो जब मैंने उनके साथ शुरू किया था वो 24th रैंक में थे। अभी जब मैं छोड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह वो 17th रैंक पे आ गए थे वर्ल्ड में, और अब एक और नीचे आ गया, शायद 18 पे चला गया। क्विकली लास्ट 1 मिनट में, एक तो वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए एंड वी सो प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं और फिर उनके अंदर ये फिक्र भी मौजूद है और होनी भी चाहिए, बिकॉज जरूरी है, ऑन करते हैं। इन लास्ट 1 मिनट आप कैसे कंक्लूड करेंगे, कौन से ऐसे की स्टेप्स हैं जो हमें इनिशियली अभी ले लेने चाहिए जिससे अगले 5-10 सालों में हम अपना ये पूरा सिस्टम अच्छे से रिवाइव कर पाए? मैं इसको इस तरह सम अप करूंगा कि अगर मुझे मौका मिल जाए पाकिस्तान की हॉकी को ठीक करने का, जरूरी नहीं है मेरे दूसरे चैंपियंस एक्सपर्ट्स मुझसे इत्तेफाक करें, लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने डोमेस्टिक हॉकी का जो स्टैंडर्ड है ना, पहले उसको ठीक करें। ठीक है, और ग्रास रूट लेवल से जी, नहीं ग्रास रूट लेवल तो है ना डेवलपमेंट का, हाई परफॉर्मेंस लेवल पे हमें प्रोफेशनल लीग्स करवाने की Okay. जो मैंने शुरू में बात की कि प्लेयर्स वेलफेयर पे काम नहीं होता, प्रोफेशनल लीग को स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली प्लेयर्स वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करेगी, उनको 4 पैसे मिलेंगे, वो मेंटली थोड़े सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सो अगर परमानेंट जॉब्स नहीं मिल रही, हमें प्रोफेशनल लीग्स को शुरू करवाना बहुत जरूरी है, सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे, और 4 से 5 जो हैं आपके ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स होने चाहिए। एवरी 2nd to 3rd मंथ में ये कहता हूँ एक अच्छा कंपटीशन होना चाहिए जिसमें टॉप डिपार्टमेंट्स आपके शामिल हों, और स्कूल लेवल के ऊपर आपको हॉकी लीग शुरू करने की जरूरत है, जैसे पहले होता रहा है, यानी बहुत जरूरी है, माजी में था, दोबारा जरूरत है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ज्वाइंट वेंचर हो और फैसिलिटेट किया जाए स्टूडेंट्स को, वो भी वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करेगा और इस तरह बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। हम इंशाल्लाह इस पे आइंदा भी जरूर कोशिश करेंगे, आपने वक्त दिया तो बात करते रहे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा लगा हमें। ओलंपियन ताहिर ज़मान साहब अपनी सजेशन सामने रख रहे थे एज पर हिज एक्सपीरियंस, और चूंकि दुनिया भर में अब ये कोचिंग करते हैं तो ही नोज के मॉडर्न टेक्निक्स क्या हैं हॉकी की, और यूरोपियन टीम्स ने डेवलप की हैं। जब 2 टीम्स खेल रही होती है, खासतौर पर पाकिस्तान और कोई भी यूरोपियन टीम, तो आपको फ़र्क नज़र आता है, एंड दैट्स द रीज़न। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जाते आपको अच्छी खबर देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अरसलान ऐश ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टेकन के बादशाह अरसलान ऐश ने 5वां टेकन 8 ईवो का टाइटल अपने नाम कर लिया। जनाब, लॉस वेगस में होने वाले इवेंट के फाइनल में अरसलान ऐश ने हम वतन आतिफ बट को ही शिकस्त दे दी। क्या मुकाबला होगा दोनों पाकिस्तानियों का। 5वां टेकन 8 ईवो का जो टाइटल है, हाँ 2 लाहौरियों का, और यू टोल्ड मी 2 दोस्तों का भी। अरसलान ने 1 के मुकाबले में 3 से कामयाबी हासिल कर ली। इससे पहले की बात करें तो अरसलान ऐश ने 4 ईवो टेकन 7 टाइटल अपने नाम कर रखे हैं। बिल्कुल, और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईवो दुनिया का सबसे बड़ा फाइटिंग गेम टूर्नामेंट है, जहां दुनिया भर से जो फाइटिंग गेम के एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं वो अमेरिका के शहर लॉस वेगस में आते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, जमा होते हैं। और टेकन की दुनिया, अमेरिका के बाद अब सबसे बड़ा मुकाबला जापान में होने वाला है, एंड इफ अरसलान गोज देयर आई बिलीव वहां पे भी जीत के आएगा। इंशाल्लाह। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।